नमस्ते बच्चों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। वी वर सॉल्विंग सर्किट्स इन्वॉल्विंग कैपेसिटर्स एंड the ideas which we are discussing in capacitors are equally applicable in other electric circuits also with little bit of changes. Okay. तो इसमें आपको करना ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं एज इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स, तो आप उसे नोट करके एक बार वापस से रफ में वो सर्किट्स ड्रॉ करें और खुद से, जैसे मैंने लूप लॉ से करवाया है, यू ट्राई विद जंक्शन लॉ। तो जितने भी डिफरेंट आइडियाज मैं बता रहा हूं, यू कीप ऑन ट्राइंग ऑन द सेम एग्जाम्पल्स, सी व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग। इससे आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि इस सिचुएशन में कौन सा मेथड मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। ओके, तो डू दैट एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे इन सर्किट्स में। और ये सर्किट सॉल्व करना लॉज ऑफ मोशन के एक्सेलरेशन वेलोसिटीज फाइंड करने जैसा ही है, फ्रेमिंग इक्वेशंस एंड सॉल्विंग। ओके, चलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से हम यहां पे देखते हैं अभी। और मान लीजिए ये कुछ प्लेट्स है, ठीक है, दीज आर प्लेट्स। So consider 5 plates are there and they are equally spaced. ठीक है, separation between each of them is d. They are equally spaced plates having area a each. Separation is d, ठीक है, separation between individual plate is d and take c as epsilon naught a by d। मतलब आपके कैलकुलेशन में जो एप्सिलॉन नॉट a by d का टर्म आएगा उसे आप c से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। दे आर प्लेस्ड लाइक दिस। अब इनमें कुछ कनेक्शंस किए गए हैं, जैसे कि दिस प्लेट is connected to this one and this plate is connected to this one, and you are supposed to find equivalent capacitance between these two terminals A B. So question here is find equivalent capacitance between these terminals. Also find charges on each face, ठीक है। हर फेस पे आपको चार्ज भी फाइंड करना है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, जब चार्ज फाइंड करोगे आप, उसके लिए आपको बैटरी माननी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप मान लें कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है ऑफ EMF E लाइक दिस टू फाइंड द चार्ज। इसे हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं सिर्फ 3 प्लेट्स के लिए लास्ट डे के लेक्चर्स में। यस, आप उस मेथड से जा सकते हो। आप मान सकते हो कि भाई ये 0 पे है, ये E पे है, बैटरी ने कुछ चार्ज सप्लाई किया, फेसिंग सरफेसेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, आउटर सरफेस विल हैव ऑन एन एवरेज 0। दोज आइडियाज यू कैन यूज एंड फाइंड द चार्जेस। फिर मैंने उसको सॉल्व करने का आपको कौन सा मेथड बताया था? दूसरा, इन्वॉल्विंग द आइडिया ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। एंड इन्वॉल्विंग आइडिया ऑफ कैपेसिटर्स वाज क्वाइट इजियर टू सॉल्व, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट कैपेसिटर आइडिया हियर। ओके, यू कैन ट्राई विद द इंडिविजुअल प्लेट सॉल्विंग जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं हम। ओके, देखिए टर्मिनल्स को आप अज्यूम कर लीजिए। सपोज ये आपका टर्मिनल ए है ना, ये बी है, तो ये पॉइंट भी उतनी ही पोटेंशियल पे से, सपोज जैसे आपने 0 वोल्ट पे लिया, इसे आपने E वोल्ट पे लिया, तो ये भी आपका 0 वोल्ट है, ये भी आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, ये आपका E है, सही बात है। अब ये जो है ये तो कुछ पता ही नहीं है, सो लेट अस अज्यूम इट टू बी सम x वोल्ट, सो इट इज x वोल्ट।
it is also x volt. So I got few terminals. I'll redraw it. Okay, we'll redraw it. So you can name these plates. Can name these plates as say 1. So this is 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 plates, so name them 5. Okay, now connect. You have terminal A, you have terminal B, and in between I have a terminal called X. You have connected a battery between A and B. Now, how many capacitors are there between A and X? Count. This is 1 and 2 are making one capacitor and they are between A and X. आप A पे E लिख दीजिए. A is at E volt and this is at 0 volt, so will be easier for us to identify. So you can check between X volt and E volt there is one capacitor. Yes, there is one capacitor between X volt and E volt. Okay, there is one more. Is there one more connected between X and E? No, I don't find. Okay, there is another capacitor connected between E and 0. E and 0. So E and 0 के बीच में एक capacitor है. Here. Okay, I find a capacitor connected between 0 and X. Between 0 and X. Okay, then I find a capacitor, another capacitor connected between 0 and X. One more capacitor between 0 and X. देख लीजिए कितने कैपेसिटर बन रहे थे, 1, 2, 3, 4. I have 4 capacitors over there. प्लेट्स भी आइडेंटिफाई कर लीजिए. A, that is E volt. E volt पे कौन सी प्लेट है? प्लेट 2. So plate 2 is shared between 2 capacitors. So this is plate 2. Now plate 1 is at X and 1 and 2 के बीच में एक कैपेसिटर है. So this is plate 1. अच्छा, X पे और कौन सी प्लेट है? 4. So this is plate 4. Okay, और 0 पे कौन कौन सी प्लेट है? 3 and 5. So 3 and 5. Okay, and A and E and 0 के बीच में कौन कौन सी प्लेट्स का कैपेसिटर बन रहा था? It was 2 and 3. So 3 is shared in 2. अच्छा देखो, 2 दो कैपेसिटर में शेयर हो रहा है, 3 भी दो कैपेसिटर में शेयर हो रहा है, 4 भी दो कैपेसिटर में शेयर हो रहा है. आप चेक कर लीजिए. 2 2 4 4 3 3. ठीक है. So let us solve. ये तो बहुत ही इजी है आपको सॉल्व करना, कोई मुश्किल बात नहीं है. ये E वोल्ट, ये आपके लिए किस में कनेक्टेड है? अच्छा, सभी एक ही टाइप के कैपेसिटर है. सो यू कैन कॉल देम C ओनली. सो दे आर इन पैरेलल. यस, कितना हो गया इक्विवेलेंट? 2C. ये इसके साथ सीरीज, तो अपन एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं. C, ये 2C, नीचे एक कैपेसिटर and then we have battery. So this is C and 2C series. So C and 2C series कितना हो जाएगा? 2C by 3. Yes. Okay. So you will have 2C by 3 and C in parallel. So you will have C equivalent overall as C plus 2C by 3. C plus 2C by 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 5. C by 3 और ये आपकी बैटरी EMF E. ठीक है. अब चार्जेस देना चालू करें. एक पार्ट तो सॉल्व हो गया. दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B इज व्हाट? 5 एप्सिलॉन नॉट A by D, दैट इज 5C by 3. अब चार्जेस देखिए, इस पे प्लस, इस पे माइनस. मैं पॉजिटिव वाला चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास? 5CE by 3. इसके पास माइनस 5CE by 3. चलिए इधर आते हैं अपन. ये कहां से आया है? इन दोनों के पैरेलल से. तो आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं. इसके पास कितना चार्ज आ रहा है भाई? इसके पास आ रहा होगा प्लस ऑफ C, इसके पास माइनस ऑफ C. डिवीजन ऑफ चार्ज से भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही दिख रहा है, इस पे वोल्टेज E वोल्ट है. अच्छा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2C by 3 था, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? 2CE by 3. आप चेक भी कर लो. CE plus 2CE by 3 will be 5CE by 3. So
इस पे प्लस माइनस, इस पे चार्ज आएगा आपके पास 2Ce/3 माइनस 2Ce/3, इस पे भी उतना ही आएगा 2Ce/3 माइनस 2Ce/3। ठीक है, अच्छा यहां पे आ जाइए अब आप, ये जो C है ये तो आपको सीधा सीधा मिल ही गया, प्लस माइनस C यहां पे आ जाइए, प्लेट 2 प्लस माइनस। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं दिस 2C इज मेड अप ऑफ these two capacitors of same capacitance, तो चार्ज सेम रेशियो में डिवाइड होगा 1:1, सो हाफ। इस पर चार्ज कितना आएगा फिर C/3 माइनस में, इस पर भी वही होगा प्लस माइनस, इस पर C/3 पॉजिटिव, इस पर C/3 नेगेटिव, यहाँ पे 2Ce/3, so 2Ce/3 minus of 2Ce/3. Well, now return back to the plates. So the plate which is shared between two, उनमें आप चार्ज रेस्पेक्टिवली लिख देंगे, पर आउटर देखो जो एक एक में शेयर है, एक में शेयर कौन कौन है 1 और 5, तो 1 पे कितना चार्ज आ रहा है माइनस 2Ce/3, सो चार्ज ऑन 1, और माइनस 2Ce/3 कहां पे रहेगा ऑन द इनर। आई कैन टेल यू वाई, बिकॉज बैटरी नेट चार्ज सप्लाई नहीं करती, तो ओवरऑल एक्सट्रीम प्लेट्स पे तो टोटल बाई 2 रहता है, तो वो 0 ही आएगा, तो you'll have 0 0 on this side। 2Ce/3 आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि उसकी फेसिंग प्लेट पे कितना होना चाहिए 2Ce/3 विच इज दिस वन। दूसरी साइड इस पे CE है, दूसरी साइड इस पे CE है, आप आंख बंद करके लिख सकते हैं माइनस C। आप चेक भी कर लीजिए 3 का ये वाला 2 के साथ जो कैपेसिटर बन रहा है वो माइनस C। उसके बाद 3 एक और जगह पर भी है, उस पे है माइनस Ce/3, तो आप इस पे लिख सकते हैं Ce/3। 4 एक और जगह भी है, 4 पे पॉजिटिव Ce/3 चार्ज है यहाँ पे, तो इसके पास माइनस ऑफ Ce/3। चेक कर लीजिए, दीज आर द चार्जेस दीज प्लेट्स आर हैविंग। अब एग्जाम में आपको आंसर करना है, चार्ज ऑन प्लेट 1 माइनस 2Ce/3, चार्ज ऑन प्लेट 2 समेशन 5Ce/3, चार्ज ऑन प्लेट 3 माइनस 4Ce/3, चार्ज ऑन प्लेट 4 5Ce/3, charge on plate 5 minus Ce/3, and here you also know कि कौन सी फेस पे कितना चार्ज आ रहा है। I hope this is clear to you. So we involve the capacitor idea, solved, and return back to this individual plate charges. Okay. You can try few more questions on this idea. Okay. Let me check if I have. जैसे ये एक प्लेट है, सपोज मैं आपसे पूछूं दिस इज अ टर्मिनल से B, okay, and this is a terminal A। सेम आइडिया, हर एक प्लेट के बीच का जो गैप है वो D है, गैप चेंज भी कर सकता है, इन दैट केस आपके रेस्पेक्टिवली क्या चेंज हो जाएंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, मान लो गैप चेंज भी कर सकते हैं हम, तो लेट्स चेंज द गैप अ लिटिल। मान लीजिए ये वाला जो साइड है इसका जो गैप है वो D/2 है, this is D/2, given use epsilon naught A/D as C। okay, find equivalent capacitance between A and B। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं, चार्जेस भी आप निकाल सकते हो। ओके, चार्जेस वैसे ही निकालना है, ऐसे हमने यहाँ पे निकाले हैं, यू कैन फाइंड। अच्छा ये वाला जो पार्ट है आप प्लेट्स को नेमिंग दे दीजिए 1
2 3 4। 1 2 एक कैपेसिटर बना रहे हैं, कितनी कैपेसिटी का? C का। 2 3 बना रहे हैं C का। 3 4 बना रहे हैं 2C का। बिकॉज फॉर्मूला इज एप्सिलॉन नॉट A by D। ये आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ईच प्लेट, फेसिंग एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। सो इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करिए। अच्छा, आप देख पाएंगे कि ये अगर A है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये B है, इसका कुछ और नाम दे देते हैं अपन, C नहीं देते हैं, मान लीजिए ये D है, X भी मान सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट टर्मिनल्स कितने हैं? यू हैव A, यू हैव B एंड यू हैव D। लेट्स सी द कनेक्शंस। A B हमारे वो टर्मिनल है जिनके अक्रॉस हम C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। A और D के बीच में एक कैपेसिटर है, A एंड D के बीच में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C। उसके बाद उसके बाद D एंड A के बीच में भी एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस भी है C। ठीक है, आई मीन 2 3। आप नेमिंग भी कर सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2 3। ओके, 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4 बोले तो A एंड B। ओके, A एंड B, देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ 2C। और ये कौन कौन सी प्लेट शेयर कर रहा है? दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आई एम आस्किंग द C इक्विवेलेंट। अच्छा, आप पाएंगे कि ये क्या हो रहा है यहां पे? दे आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट A only, so what will happen? They are short circuited. Okay, मतलब they will not be in the counting। क्योंकि सोचो, अगर यहां से कोई चार्ज Q जाता है तो वो घूम फिर के सारा का सारा Q यहीं से तो जाएगा। इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हाँ, इसमें कुछ होता अगर ये किससे कनेक्टेड होता? B से, क्योंकि इसका ये जो आप क्लोज लूप देख रहे हैं इसका इनपुट भी A है और आउटपुट टर्मिनल भी A ही है। मतलब ये कुछ कैसा हो गया कि मेरे पास एक कैपेसिटर है और मैंने उसके दोनों टर्मिनल ऐसे कनेक्ट कर दिए और बैटरी का एक टर्मिनल ऐसा है। विल इट चार्ज? नो। इसकी भी पोटेंशियल वही, इसकी भी पोटेंशियल वही, पोटेंशियल डिफरेंस 0। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं देयर विल बी नो चार्ज ऑन these capacitors। ठीक है, so they are out। so what is the C equivalent? 2C। and how much is the charge? तो आपकी बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो कितना आएगा? 2C प्लस माइनस ऑफ 2C। देख लीजिए, प्लेट 3 के पास यहाँ पे पॉजिटिव 2C आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव 2C आ रहा है, प्लेट 4। ओके, अच्छा, यहाँ पे 0 0 0 0, आउटर पे तो 0 आएगा ही, सो नो चार्जेस आर देयर ऑन देम। ओके, सो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन ही है, देखिए, एक प्लेट है, एक और प्लेट है, इसको चार्ज 5Q दिया गया, इसको -2Q दिया गया।
ओके, लेट्स टेक माइनस क्यू। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन d है और एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। सो लिखिए क्वेश्चन जो आपको करना है। This capacitor is connected to a battery. Capacitor is connected to a battery of EMF E, such that positively charged plate is connected to positive terminal and negatively charged plate is connected to negative terminal of battery. Find final charges on each plate. Final charges on each plate. Work done by the battery. And the third, heat produced. और एक और बात आपको दी गई है यहाँ पे कि जो बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं उसका जो EMF है इट इज QD डिवाइडेड बाय साइलेंट नॉट A. दिस इज गिवन। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। सबसे पहले आपको पता है कि ये चार्ज ऐसे तो रहेगा नहीं, इट विल रिडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो इनिशियली ओनली, ये डायग्राम आप मान लीजिए मैंने इनिशियल में बनाया हुआ है। इनिशियली व्हाट विल हैपन, 5q माइनस q मतलब 4q, 4q बाई 2, 2q, 2q यहाँ पर रहेगा। यहाँ कितना दिखेगा आपको 3q और यहाँ कितना दिखेगा माइनस 3q। ये आपका इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बढ़िया। इसके पास इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, काम आ सकती है हमारे। तो क्या लिख सकते हैं अपन, q स्क्वायर बाय 2c, है ना। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे c की जगह, मतलब एप्सिलॉन नॉट a बाई d, इस नंबर को c लिख दें, बाद में पुट कर लेंगे। सो हाउ मच इज द q यू विल टेक, विल यू टेक 2q? नो, कैपेसिटर ये है आपका, और यहाँ पे ये जो 2q है कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आप ये बात समझ पा रहे हैं? ओके, सो कितना आ जाएगा आपके पास इनिशियल एनर्जी। तो चार्जेस, मैं यहाँ पे स्मॉल q लिख रहा हूँ, तो स्मॉल q की वैल्यू, दिस इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सो इट विल बी 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड इज 9q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c on this capacitor. Now you are connecting it to a battery of how much volt, E volt. Yes, so what will happen, finally this plate will have plus of Ce charge, this plate will have minus of Ce charge, but let me tell you one thing, outer plates पे जो चार्ज थे वही रहेंगे, they will not change। आपका जो 2q है वो एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि ये 2q की वजह से इन दो प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो बैटरी को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराना है, E, उसके लिए वो कितना चार्ज सप्लाई करेगी, Ce एंड माइनस Ce। अच्छा, तो न्यू चार्ज से कॉल इट q डैश या q न्यू ऑन द कैपेसिटर आई एम राइटिंग इज Ce, एंड Ce अगर मैं यहां से देखूं तो वो आ रहा है मेरे पास किसके इक्वल, Q के इक्वल। ठीक है, कैपिटल Q के इक्वल यहां से, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये जो E है वो है QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। इस तरीके से जो नया चार्ज आ रहा है कैपेसिटर के ऊपर वो कितना आ रहा है, कैपिटल Q।
ठीक है। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, +3Q, और अब इसके पास कितना चार्ज आया है, Q। तो कितना चार्ज कहां से कहां फ्लो हुआ है, 2Q चार्ज ऐसे फ्लो हुआ है, क्योंकि इस पर 3Q था, रह गया सिर्फ Q, और 2Q इधर से इधर गया है, जिससे कि -3Q कितना रह गया, -Q। सो वर्क डन बाय बैटरी, आप देखिए वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी 2Q, EMF E, ठीक है, विद नेगेटिव। इतना आप अभी तक समझ गए होंगे कि यहां बैटरी कैसा काम कर रही है, नेगेटिव वर्क कर रही है बैटरी, क्योंकि ये चार्ज एंट्री ले रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से और लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। सो -2Q, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, दिस इज in the capacitor I am writing, so again I can write Q square by 2C, C is epsilon naught A by D, जिसे हम बाद में पुट कर देंगे, चलो ठीक है। तो what is the heat produced, heat produced is equal to work done by battery minus U final minus U initial, so work done by battery is minus of 2QE minus U final is Q square by 2C, initial is 9Q square by 2C, so we are having minus of 2QE minus, अच्छा देखो ये प्लस हो जाएगा, you'll have 8QE square by 2C, तो आपके पास आ रहा है minus of 2QE plus 4Q square by C। अब आप C की वैल्यू पुट कर लो, E की वैल्यू पुट कर लो, तो आपके पास हीट प्रोड्यूस टोटल आ जाएगी minus of 2Q, E is QD divided by epsilon naught A plus 4Q square epsilon naught A by D। सो आपके पास है minus of 2Q square D by epsilon naught A plus 4Q square D by epsilon naught A। So heat produced is 2Q square D by epsilon naught A। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि आउटर प्लेट्स के चार्जेस बैटरी की वजह से चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ओके। ओके, लिखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट capacitor are given charges 4Q and -2Q, 4Q and -2Q, full stop। आगे लिखिए, the capacitor is then connected across an uncharged capacitor of same capacitance, find final voltage across capacitors and heat produced। इसमें कोई बैटरी नहीं है, एक ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है और वो एक अनचार्ज से कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं एज होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है, सोचिए और मुझे ग्रुप पे आंसर बताइए इसका। वेल अब अपन आगे बढ़ते हैं इधर और समझते हैं द आइडिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी तक हमारे जो कैपेसिटर था उसके बीच में मीडियम क्या था, एयर या फिर वैक्यूम। अगर हम इसमें एक इंसुलेटर पुट कर दें, डाइलेक्ट्रिक इज अनदर नेम फॉर इंसुलेटर ओनली, ठीक है, तो उसकी वजह से इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है इफ यू पुट सम इंसुलेटर इन बिटवीन द प्लेट्स। और वो एक अच्छी बात भी इसलिए है, एक प्लेट दूसरी प्लेट, आपको पता है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जब चार्ज हो जाती है तो अट्रैक्ट करती है तो उन्हें रोक के रखना पड़ता है,
तो अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर, बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दें, जैसे प्लास्टिक या वुड का थिन लेयर, और ये प्लेट्स टच भी हो जाए उससे, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दो एडवांटेज, एक तो कंस्ट्रक्शन इजी हो गया, आपको प्लेट्स को रोकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, उसको पुट करने से सिस्टम की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। इस मुद्दे पर हमें बात करना है कि कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होती है, ठीक है, और उसके कुछ कॉम्बिनेशंस रहेंगे, क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं। सो लेट्स, दिस इज द लास्ट पोर्शन इन दिस चैप्टर, कैपेसिटर। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में लिखिए कि ये होते क्या हैं। लिखिए, डाइलेक्ट्रिक्स सब्सटेंसेस, जिन्हें अपन सिर्फ डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। लिखिए, दीज आर सब्सटेंसेस इन विच net electric field is reduced, net electric field is reduced as compared to the applied के ब्रैकेट में लिखिए आप एक्सटर्नल field due to induced bound charges, induced bound charges। देखिए, एक था कंडक्टर में भी यही हो रहा था कि जैसे ही हम उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते थे तो उसमें इंडक्शन होता था, अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस हो जाती थी, और वो इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को टोटली कैंसिल कर देती थी, है ना। और इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? 0। डाइलेक्ट्रिक्स, इनमें कुछ हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली कंडक्टर जैसा नहीं हो रहा। कंडक्टर में जो इंडक्शन हो रहा था वो कैसे हो रहा था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग के जा रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे थे। तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जा रहे थे वहां नेगेटिव चार्ज दिखने लग रहा था, तो डेफिनेटली दूसरी साइड में वो वहां से भाग के आए होंगे, तो फिर वहां क्या दिखने लगा था हमें? पॉजिटिव चार्ज। सो इन कंडक्टर जो इंड्यूस चार्जेस हुए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुए हैं, और वो इंड्यूस चार्जेस भी इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो वो फ्री इंड्यूस चार्जेस हैं कंडक्टर के अंदर। डाइलेक्ट्रिक में जो इंडक्शन होगा, दे आर बाउंड, वो भाग नहीं सकते। फिर ये इंडक्शन हो कैसे रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस हियर। ओके, डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं, दोनों के मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला, इनको बोलते हैं अपन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ये सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं वो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ठीक ठाक अंतर होता है, ठीक है। इस वजह से इन पे आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई थिंक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो जैसा हाइड्रोजन या वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं बीच में रहने के बजाय, तो इन पे एक इंड्यूस डाइपोल्स बन जाते हैं, एक पे डेल्टा प्लस दूसरे पे डेल्टा माइनस, तो हर मॉलिक्यूल एक छोटा सा डाइपोल के जैसे बिहेव करने लगता है। ओके, तो ऐसे इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें ऑलरेडी डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यू कैन राइट दिस इन ए लाइन। In these substances
dipole moment is already present. Dipole moment is already present, but those dipoles are placed in random orientations. So ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें ऑलरेडी डाइपोल्स हैं, है ना, प्लस माइनस, ठीक है, बट वेरी मच रैंडम ओरिएंटेशंस दे हैव, समथिंग लाइक, मैंने तो ऐसे कुछ एक दिखा दिया आपको। तो अभी इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो कितना आता है? 0, ठीक है। तो इनके अंदर कोई इंडक्शन कुछ नहीं है। आप कोई भी लोकल एरिया उठाते हैं, सपोज यू आर पिकिंग सम लोकल एरिया से हियर, तो इधर कोई चार्जिंग दिखेगा आपको, नेट चार्ज इन लोकल एरिया, वो भी 0 है। ओवरऑल नेट चार्ज तो हमेशा ही 0 होगा, ओवरऑल नेट चार्ज वो तो 0 ही होगा, वो रैंडम कुछ नहीं, अरेंज भी हो गया तब भी उन पर ओवरऑल नेट चार्ज 0 ही रहेगा, न्यूट्रल ही है ये। बट हाँ, जब रैंडम फैशन में है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि हर लोकल पे कहीं प्लस होगा तो वहां क्या भी प्रेजेंट होगा, माइनस, तो नेट चार्ज 0 रहेगा। सो नो इंडक्शन एज सच, नो डाइपोल मोमेंट। बट व्हेन वी प्लेस देम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हमने उन्हें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, लाइक दिस, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसे ई अप्लाइड बोल दे रहा हूं मैं। तो इसमें क्या होगा, किसी भी एक डाइपोल को उठा लीजिए यहां पे, इसे मैंने ऐसे फील्ड में प्लेस किया, सो व्हाट विल हैपन, जो लोग ऑलरेडी इस ओरिएंटेशन में है उनका तो ठीक है, जो टिल्टेड है उन पे एक टॉर्क एक्ट होगा, यू नो, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज यहां पे कोई एक डाइपोल था, वो इस तरीके से था, ठीक है, यहां सपोज माइनस था, यहां प्लस था, तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा फील्ड की वजह से, इस पे इधर की तरफ, इट विल रोटेट, यस। सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, all the dipoles will arrange themselves in the position of stable equilibrium, okay? क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से तो इनमें ऑसिलेशंस चलते ही रहते हैं, यहां भी थर्मल एनर्जी की वजह से ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं, पर किसी भी इंस्टेंट पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही है, यहां भी थर्मल की वजह से ऑसिलेशंस चलते रहेंगे। सो स्टेडी स्टेट क्या आएगी कि व्हेन दे आर ऑल अलाइंड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड वेक्टर, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन स्टेडी स्टेट, something like this, they all will align themselves like this way, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैं तो सिर्फ एक को समझाने के लिए बना रहा हूं, something like this will happen, ठीक है। सो ये हो गया कि वो अभी अलाइन हो गए सबके सब स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब क्या हुआ, अगर आप यहां लोकली देखें, इफ यू थिंक इन एनी लोकल रीजन, तब भी आपको नेट चार्ज कितना दिख रहा है, 0, नेट चार्ज 0 दिख रहा है बल्क में अंदर अगर आप देख रहे हैं। बट अगर आप बाउंड्रीज पे देखें, तो बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है, बाउंड्रीज पे आपको इंडक्शन दिखेगा। Think on boundaries. See, this particular side, you can say there is a negative charge. This particular side there is a positive charge. और इन्हीं को बोलते हैं अपन bound induced charge. इंड्यूस तो है ये चार्जेस, बट दे आर बाउंड
ये कंडक्टर की तरह नहीं था कि ये यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ आके इकट्ठा हो गया है. नो, they can only rotate at their locations, they cannot shift their positions. Okay, so इसीलिए ना बोलते हैं अपन बाउंड इंड्यूस्ड चार्जेस. अब जब ये बाउंड इंड्यूस्ड चार्जेस आ गए तो भाई क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड आ जाएगा ना. और वो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा रहेगा, दैट इंड्यूस्ड फील्ड विल बी लाइक, कहां से कहां रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो पॉजिटिव इधर दिख रहा है, नेगेटिव इधर दिख रहा है. सो आई विल हैव ए इंड्यूस्ड फील्ड हियर पॉइंटिंग फ्रॉम positive side to negative side. So I hope you can see this, the green line. So this is my induced field, E induced. Okay, E external के just opposite आया है E induced. Induced field हमेशा ही opposite ही होगा, जो induce कर रहा है उसके opposite ही होगा. So net field कैसा दिख रहा है आपको अंदर, net field आपको कुछ दिख रहा है इस डायरेक्शन में अंदर, ई नेट आउट. आउट का तो कोई बात ही नहीं है, इंड्यूस बाहर कुछ नहीं करने वाले. सो यहां पे अंदर क्या आ रहा है आपके पास, नेट फील्ड ई नेट इन, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड. आपको वैसे भी पता है कि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये लोग इधर इधर कितना फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, 0. तो बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, we are talking about inside. So E inside will be equal to the E applied vectorially अगर अपन जाएं तो प्लस E induced. कंडक्टर में भी मैंने ऐसे ही लिखा था, पर कंडक्टर में ये था कि there was no limit on the free electron movements. So free electron तब तक redistribute होते रहते थे जब तक कि E induced किसको कैंसिल नहीं कर दे, E applied को. इसलिए नेट क्या आ जाता था, 0. But here that facility is not available. Yes, now depending on the amount of these dipoles present in the material, they will oppose. So here this E induced will be less than this E applied. Okay, in dielectrics. हाँ, अगर metal की बात करें then E induced will become equal to E applied, and definitely it is opposite. So and E induced is opposite to E applied. This implies that net field inside this dielectric substance will be less than the applied field. ठीक है? So you can note down this part. दूसरे टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनको बोलते हैं अपन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कैसे चार्जेस का इंडक्शन होता है उनमें भी आप समझ लीजिए, इधर ही बता दे रहा हूं मैं. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इनमें ऐसे सोचिए, एक ही मॉलिक्यूल से मैं आपको समझा दे रहा हूं. ये इसका पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस वाला पार्ट है ओवरऑल, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ठीक है, किसी एक को ही लेके समझा रहा हूं. जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है देन दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कंप्लीटली सिमेट्रिक. ठीक है, सो दैट द सेंटर ऑफ ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ हियर अगर हमने इसे प्लेस कर दिया इन सम एक्सटर्नल फील्ड, सो इन सम एक्सटर्नल फील्ड व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस कि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिफॉर्म हो जाएगा. यस, कैसे डिफॉर्म होगा आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो हियर इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड this will look like this something. It will deform. ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस देखने लगेंगे. इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट या इंड्यूस्ड डाइपोल्स. आगे की प्रोसेस फिर यही होगी जो किसके साथ हो रही है, पोलर के साथ. सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर में अंतर क्या है, नॉन पोलर में पहले से लोकली भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता. हाँ, ओवरऑल तो नॉन पोलर में भी जीरो ही होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
बट उनमें लोकली तो प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल बेसिस पे प्रेजेंट होता है डाइपोल मोमेंट। यहाँ मॉलिक्यूल बेसिस पर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता, फील्ड ही इंड्यूस करता है डाइपोल मोमेंट, और फिर वो डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको कुछ कंट्रीज मिल जाएंगे, है ना। आप अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो कुछ कंट्री हैं जिनमें ऑलरेडी कम्युनल हेट्रेड है, लोगों के मन में ऑलरेडी घृणा है, ठीक है। अब नेताजी को सिर्फ क्या करना है, उसमें थोड़ा सा और मसाला मिलाना है जिससे लोग लड़ जाए, ठीक है। दूसरी कंट्रीज है जहां लोग प्यार से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, नेताजी को पहले आके घृणा भरनी पड़ेगी, फिर मसाला डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही कुछ है, एंड रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे दोनों में, ठीक है। बस प्रोसेस फास्ट कहां होगी एंड स्लो कहां होगी वो आप समझ सकते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हियर। सो ओके, अब फाइनल तो यही होता है दोनों में, नेट फील्ड क्या हो जाता है, अप्लाइड फील्ड से छोटा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ पे आपके लिए डिराइव करने वाला हूँ कि किस अमाउंट से ये कम हो जाता है। तो एक नंबर डिफाइन कर रहा हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जस्ट रिपीट कर रहे हैं अपन। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज E applied divided by E net। आपने जो अप्लाई किया और जो अंदर प्रेजेंट है उसका रेशियो यहां क्या लगेगा, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब आप समझ सकते हैं कि हाउ मीडियम इन्फ्लुएंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर वैक्यूम रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर जगह कितना फील्ड होता जितना अप्लाइड है, पर मटेरियल ने अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके नेट फील्ड को क्या करा दिया, कम करा दिया। और आप फील्ड का फॉर्मूला चेक कर लीजिए, फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हर एक फॉर्मूला उठा लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कोई कौन सा भी, एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर आपको नीचे ही मिलेगा फील्ड की कैलकुलेशन में। और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में आएगा और किसी मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। यानी फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, नेट फील्ड देयर, एंड एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यस, सो field in a medium is inversely proportional to its dielectric constant. So more the dielectric constant, less will be the overall field. So this is what I am seeing here. So E net inside the dielectric will be equal to E applied divided by K. Sorry. Yes, K जितना ज्यादा नेट फील्ड उतना कम, ठीक है। So for metals or conductors, E net inside, I mean inside everywhere, okay, E net is 0, so implies K of conductors tends towards infinite. I told you that we'll understand it later on, why dielectric constant of conductors is considered as infinite. This is the reason, okay, because they provide the maximum opposition to the applied field, the conductors. Okay, here in general for vacuum और एयर, ऑलमोस्ट एयर के लिए भी, वैक्यूम के लिए तो आपका जो K है वो 1 रहेगा, ठीक है। एयर के लिए ऑलमोस्ट 1। कोई भी मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 या 1 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ओके, कि हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही रहेगा। और कितना बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ बाउंड चार्जेस। तो हेडिंग लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बाउंड चार्जेस।
तो हम इसे कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में डिराइव करने वाले हैं। तो आप ये मान के चलेंगे कि आपके डाइलेक्ट्रिक की जो विड्थ है इज क्वाइट स्मॉल, सो दैट आई कैन कंसीडर दिस एंड दिस दे आर टू क्लोज। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हूं, देन आई कैन कंसीडर इट एज द इनफाइनाइट प्लेन, जैसा हम कैपेसिटर प्लेट में करते हैं। इट्स नॉट ए लाइन है ना, इट्स ए सॉलिड बॉडी, so it's a face, it's another face, and you are analyzing field very close to it. तो आप field lines को क्या मान सकते हैं? They are parallel to each other, means uniform field treat कर सकते हैं. So here consider a dielectric. Consider a dielectric whose faces are quite close to each other. ठीक है, इसकी जो width है इस बिट को मैं B बोल दे रहा हूँ, B इज वेरी स्मॉल, ये जो रिजल्ट मैं डिराइव करने जा रहा हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? नेगेटिव बाउंड चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव बाउंड चार्ज, मतलब ये मिला जुला के सब कितना है? माइनस ऑफ क्यू बी, बी फॉर बाउंड, और ये मिला जुला के प्लस ऑफ क्यू बी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है जिसे हम इंड्यूस्ड फील्ड बोल रहे हैं। ऑलराइट, और एक फील्ड जिस हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, ये अप्लाइड, और इन दोनों को मिला जुला के यहाँ पे नेट फील्ड आया है, इधर की तरफ ही है वो ई नेट। ओके, मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि आपका जो नेट फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड, अब मैं वेक्टर नहीं लिख रहा इसलिए माइनस लगा दे रहा हूँ, डायरेक्शन अपोजिट है, ई इंड्यूस्ड। ठीक है, अब you know I can involve dielectric constant, E net can be written as E applied divided by the dielectric constant, and E induced I am using idea of capacitor as I told you, यहाँ पे plus Q, यहाँ पे minus Q, so how much is the field inside capacitor? कैपेसिटर वाला जो रिजल्ट था अपना पैरेलल प्लेट का क्या था? Q divided by epsilon naught A. So I'm going to use the same here, QB divided by epsilon naught A, where what is A? A is area of charged face. ठीक है, पैरेलल है, उसी के केस में मैं लिखने जा रहा हूं आपका। तो क्या आ जाएगा आपके पास? इफ यू पुट बोथ दीज नंबर्स हियर, सो यू विल गेट E applied by K is equal to E applied minus QB डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। आपको QB चाहिए तो आप QB निकाल सकते हैं। So you can write here QB divided by is equal to this E applied minus E applied by K. So this QB is equal to epsilon naught A into E applied 1 minus 1 by K. कभी कभार इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग निकाल सकते हैं कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ induced charge is bound charge is induced there. For metals if you put K, कितना आएगा आपका K? Infinite. So QB will be exactly equal to this number at any location. But वो QB नहीं है, पर ध्यान रहे ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है? जब आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक क्यूब या क्यूबॉइड के जैसा हो, है ना, और उसकी चार्ज फेसेस के बीच का गैप काफी छोटा हो। ओके, हाँ, और मैं ये फिर कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी मैथमेटिकली, तो आपसे वो सब नहीं पूछा जाएगा, हमें इसी शेप के लिए डिस्कस करना है। ऑलराइट, सो अब let us understand what will happen if we insert one dielectric between plates of a capacitor. Okay, how it affect the capacitance? So देखिए उसे,
कंसीडर ए कैपेसिटर। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें हम, तो मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, विच इज ऑलरेडी चार्ज्ड। इस फेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है Q और इस पे नेगेटिव चार्ज है माइनस ऑफ Q, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है विदाउट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस विदाउट कैपेसिटर, without dielectric, sorry. Now if we put a dielectric, what will happen? Say I am, कोई गैप नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, उन प्लेट्स के बीच का एंटायर गैप मैं फिल कर दे रहा हूं एक डाइलेक्ट्रिक से। ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, इस पे चार्ज प्लस Q था, इस पे चार्ज माइनस Q था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, इसमें इंडक्शन वगैरह होगा और नेट फील्ड मुझे कुछ अंदर मिलेगा, ओके। अच्छा, यहां पर भी मेरे पास कुछ फील्ड था, से E नॉट। E नॉट की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे जो फील्ड आएगा, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है, तो ये जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई K। ये सेपरेशन मेरे पास D है, ठीक है, यहाँ भी ये सेपरेशन D है। सो नाउ हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस, हाउ यू डिफाइन द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई द चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज उतना ही है, Q ही है उसकी प्लेट पे, बट what has reduced, the field is reduced, and you know the voltage can be written as this field into D. I'm writing high minus low, वही फॉर्मूला है, V2 minus V1 is equal to minus of E dot S, वहीं से आया हुआ है, ठीक है। So what happens due to introduction of dielectric? Field decreases, so voltage decreases, voltage आई एम सॉरी, मैंने ये उल्टा लिख दिया, ऐसा आता है, यस। कैपेसिटेंस इज Q बाई V, फील्ड डिक्रीजेस सो वोल्टेज डिक्रीजेस, हैविंग द सेम चार्ज, सो व्हाट इंक्रीजेस, द कैपेसिटेंस, ओके। सो व्हाट इज द न्यू वोल्टेज यू हैव हियर, इट इज इक्वल टू E नॉट बाई K into D. So let's put it here. So the new capacitance I am getting Q divided by E naught D by K, which is K times Q by E naught D. Now you see here, what is C naught? इस पे अपन C naught को मैं ये भी लिख सकता हूँ, it is Q divided by the old voltage, and the old voltage is nothing but E naught D. So C naught is Q by E naught D. So can I write here, this C is nothing but K times C naught. तो ये बात आप समझ गए। तो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C naught है, उस कैपेसिटर में अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया विच इज फिलिंग द एंटायर स्पेस, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसकी नई कैपेसिटी कितने टाइम्स हो जाती है, K टाइम्स, ठीक है। तो इस पार्ट को आप लिख के रख लीजिए, हमें एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, बेस्ड ऑन सम वेरिएशंस वी विल स्टडी, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।